नमस्कार। प्रोग्रेस पोस्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं देव कुमार। पिछले एपिसोड में पिछले पोस्ट में हमने रशिया यूक्रेन वॉर पे बात किया था। बहुत विस्तार से तो नहीं, उतना समय तो होता नहीं है एक पोस्ट के अंदर, पर हमने एक मूल रूप से युद्ध का क्या कारण था और वेस्टर्न अलायंस, यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस का किस तरीके से दखल अंदाजी होती है हर जगह, जैसे कि उन्होंने रूस में भी किया थ्रू यूक्रेन। तो बिल्कुल उसी प्रकार से वो दुनिया के और भी बहुत जगह में जाके ऐसे मेडलिंग करते हैं। तो मेडलिंग ज़्यादा कब करने को मिलता है? जब हाथ में संसाधन हो, है ना। यू हैव अ फ्री रन अक्रॉस द वर्ल्ड, जो आज की तारीख में संभव नहीं हो पा रहा है, बट किसी एक टाइम में था वो संभव। और वो समय कब था? जब दुनिया यूनिपोलर हो गया था। कोल्ड वॉर में, शीत युद्ध में, सोवियत यूनियन की पराजय के बाद यूएस ने ये मान लिया था कि अब दुनिया में और कोई पावर बचा नहीं है उसको चैलेंज करने लायक। तो अब दुनिया में एकमात्र सुपर पावर वही है, ऐसा समझ लिया था वो। टेक्निकली कुछ हद तक वो सही था, पर रूस विभाजन होने के बाद भी, मतलब सोवियत यूनियन विभाजन होने के बाद भी, जो उस देश का जो 90% जो भूभाग था, जो क्षेत्रफल था, वो इंटैक्ट रह गया रूस के हाथों में। तो आज की तारीख में भी इसलिए रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। करीब 1 करोड़ 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा भूभाग है रूस में, और संसाधनों की तो भरमार है वहाँ पे। यही एक प्रमुख वजह है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है, जो किसी एक ज़माने में कॉलोनीज चलाते थे दुनिया भर में, विशेषकर ये जो एंग्लो सैक्सन जो है ये लोग, और इनके साथ साथ वेस्टर्न यूरोप के बाकी देश जैसे कि फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, कुछ हद तक, उतना नहीं, डेनमार्क, इटली कुछ हद तक, उतना नहीं। तो ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये लोग बड़ा उस समय राज किए दुनिया भर में, लूटपाट किए बहुत। और वो सिलसिला आज भी चालू है दूसरे रूप में। पर हाँ ठीक है, आज की तारीख में एकदम एट द वेरी प्रेजेंट वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसे आज से 25-30 साल पहले हो रहा था, और उससे पहले तो उनका ही राज चल रहा था। खैर, पॉइंट पे आते हैं। तो रूस यूक्रेन वॉर की जो बात की थी हमने पिछले पोस्ट में, उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये लड़ाई रूस जीत रही है। सिर्फ मैं क्यों, मतलब मैं तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी के आधारित में ही बात कर रहा हूँ, और वो इंफॉर्मेशन जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय जेन्युइन पीपल। वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स जैसी नहीं है वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बाकायदा वीडियो फुटेज के साथ, प्रॉपर वीडियो फुटेज, और मैपिंग भी कर रहे हैं कितना आगे बढ़ रहा है रूस। कहीं अगर उनको सेटबैक हो रहा है तो कहाँ सेटबैक हो रहा है। 1000 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहे रूस और यूक्रेन। तो आज अगर अचानक से ये लड़ाई का मोमेंटम चेंज हो जाता है और रूस हारने लग जाता है, और एवेंचुअली पूरी यूक्रेन से उसको हट जाना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है, भागना पड़ता है, यानी कि हार गया वो,
ऐसा अगर परिस्थिति हो जाता है तो क्या होगा? बहुत लोगों ने इसके बारे में बात किया है, पर एक अलग परिदृष्टि से। ये सवाल जो मैंने उठाया अभी कि अगर रूस ये लड़ाई हार जाता है तो क्या होगा, ऐसे किसी ने आके एकदम सीधा पूछा नहीं है। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पहला इंसान हूँ जो पूछ रहा हूँ ये सवाल। शायद पूछा भी होगा बहुतों ने, जो मेरे नज़र में नहीं आया। आप लोगों में से किसी के नज़र में शायद आया हो। क्या होगा वो परिस्थिति? वो परिस्थिति भयावह होने वाला है, पहले तो रूस के लिए और इसके बाद पूरे दुनिया भर के लिए। इसलिए होगा क्योंकि उस समय अगर ऐसा होता है, रूस हार जाता है यूक्रेन की लड़ाई, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन का पतन हो जाएगा। He'll fall from power। ऐसा परिस्थिति क्रिएट कर लेगा वो लोग रूस के अंदर। रूस में हर बंदा देश प्रेमी नहीं है, जैसे भारत में हर बंदा देश प्रेमी नहीं है। रूस में बहुत गद्दार है और इन गद्दारों के सहारे ही बहुत सारी बर्बादियां अंदर हो रही है। और एक प्रकार से यूक्रेन में भी रूसी मूल के बहुत सारे गद्दार हैं। वो आसानी से रूस में प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ घुल मिल के आम जनता के साथ उनके बीचों बीच रह के बहुत सारी खिचड़ी पका सकता है वो। तो ये सब काम कराने में ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है, विशेषकर यूएस और यूके, और बेसिकली जो एंग्लो सेक्शंस होते हैं, अंग्रेज़ मूल के जो होते हैं, ये माहिर होते हैं ये काम। ये इनका लड़ाई का एक तरीका है। ये इनको जायज़ ठहराते हैं ऐसे काम को। ये इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं और ये इनके लिए एक जायज़ तरीका है। तो अभी अगर ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि रूस हार गया, तो इसके बाद दुनिया में यूनिलैटरलिज्म फिर से आ जाएगा। जो अभी जो मल्टीपोलरिज्म एक बन के उभर के आ रहा है, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। फिर से वो एंग्लो सेक्शन और वेस्टर्न अलायंस पावरफुल हो जाएगा। रूस के ऊपर जीत हासिल कर ली। ये इनकी मतलब सैकड़ों साल पुरानी आकांक्षा थी, रूस को हरा के रूस को बर्बाद कर देना, रूस को दुनिया के नक्शे से मिटा देना और रूस की सारी संसाधन हथिया लेना। ये इनका एक 300 साल पुरानी इनकी एक ख्वाहिश थी, ये पूरी हो जाएगी। और रूस का वो 1,80,00,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, वो इनके हाथ में आ जाएगा। सपने है ना, 300 साल पुरानी सपने साकार हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करने वाले हैं, ये अंग्रेज़ जो 1947 से पहले इनकी जो हमारी पुरखों ने इनकी रूप देखी थी, असली रूप, आज की तारीख में तो हंस के बात करते हैं आके, है ना। 1947 से पहले की जो रूप था, हाथ नहीं मिलाते थे, थूकते थे मुंह पे। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, इनके क्लब्स के बाहर लिखा होता था। वो ज़माना आ जाएगा फिर से। ये मजाक नहीं है। अंग्रेज़ कौम को जिसने पहचाना नहीं है, विशेषकर अंग्रेज़ कौम को और जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कौम है, फ्रेंच, डच, ये हॉलैंड वाले, नेदरलैंड्स वाले, बेल्जियम, स्पेन, पोर्तुगल ना, जर्मनी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के, डेनमार्क, यहाँ के जो लोग हैं,
ये जब असली स्वरूप में आएंगे तब आप उन्हें झेल नहीं पाएंगे। तो रूस अगर यूक्रेन में वो ये लड़ाई हार जाता है तो ये लोग जो है ये अपने असली स्वरूप में वापस आएंगे, ये होने वाला है। खैर वो होगा नहीं, बल्कि वो एक उनका 300 साल की जो ख्वाहिश है वो पूरा होना तो दूर की बात है, मतलब बल्कि इनके अपने ऊपर एक दबाव आने वाला है। हो सकता है इनकी अपनी जो देश है यूएस खुद टूट सकता है, बहुत सारे फ्रिक्शंस हैं अंदर। और एक और बात, कितने लोगों ने पूछा है मुझे पता नहीं, पर मैं पूछ रहा हूँ, अगर जो ये अंग्रेज़ जो करते दूसरे देशों में जाके अंदर जाके मेडलिंग करता है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ा देता है, वो तो इसी प्रकार से काम करते हैं ना अपना, ये इनका वॉर स्ट्रेटजी है। पूर्ण रूप से लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले ये सब करते हैं, है ना। जैसे क्रिकेट में, इन्हीं का ही खेल है क्रिकेट, तो पहले ये बहुत बिलीव करते थे इन चीज़ों में, पहले बैट्समैन को बाउंसर दो। तो एक कहावत था इनके फास्ट बॉलर्स के बीच, द बाउंसर विल सॉफ्टन हिम अप। मतलब जो बैट्समैन बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स खेल रहा है, बहुत ज़्यादा अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, उसको दबोचने के लिए पहले बाउंसर डालो। बाउंसर उसको उसके अंदर से वो आग निकाल देगा, उसके अंदर की वो आग बुझा देगा, फिर वो एकदम से ढीला पड़ जाएगा। फिर उसको लेंथ बॉल दो और जो भी करो, मतलब फिर उसको मतलब अटैकिंग विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालो, यॉर्कर डालो, स्विंग डालो, कटर डालो, जो भी है वो करो। तो ये लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं अंग्रेज। तो ये सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई जाके इनके देश के अंदर यूएस में, बहुत सारे गुट है वहाँ, एक बहुत बड़ा ब्लैक पॉपुलेशन है, अफ्रीकन अमेरिकन जिन्हें कहा जाता है, तो वो अपने आप को ब्लैक मानते हैं। ये गोरे भी इनको ब्लैक ही मानते हैं, तो ब्लैक्स बोला जाता है उनको। तो ये ब्लैक्स को अगर किसी तरीके से भड़का दिया जाए इनके खिलाफ, भड़कने के लिए तैयार बैठा है वो, और वो वहाँ की जनसंख्या का कुछ 13% है, बहुत बड़ा संख्या है उनका। 13% बहुत होता है, करीब 4 करोड़ से भी ज़्यादा। इसके बाद एक बहुत बड़ा लातीनो कम्युनिटी है। लातीनो मतलब जो लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों से माइग्रेट करके यूएस में आए हैं, तो ये सबको एक जगह करके ये कह देते हैं लातीनो। ये हमारी तरह दिखने वाले लोग होते हैं, ज़्यादातर हमारे भारतीयों की तरह दिखने वाले लोग हैं। तो ये भी गोरे नहीं है, और इनकी भी कुछ ऐसा है कि इनमें से कुछ लोगों को गोरा माना जाता है, पर वो गोरों के बीच में फिर उनको थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है इनमें, इनके अंदर वो सब जाति भेद का वो सब प्रॉब्लम है इनमें। विशेषकर जो सबसे ऊपर जो बैठा है अंग्रेज, इसके बाद बाकी सब आता है। तो उस पायदान में, गोरों के पायदान में, गोरों में भी हाँ सबसे ऊपर अंग्रेज है, इसके बाद बाकी से बात है, वही कह रहा हूँ। तो सबसे नीचे आता है ये जो लाटिनो कम्युनिटी से, जो जिनको ये लोग गोरा मानते हैं, मतलब अपना संख्या ज़्यादा बताने के लिए ऑन पेपर ये जो लाटिनो कम्युनिटी से जो कुछ लोगों को ये गोरा मानते हैं, वो लोग पढ़ते हैं इसमें। तो ये इनके अंदर की ये सब डायनामिक्स है। तो मान लीजिए ऐसे ये
ये जो फॉल्ट लाइंस जो है इनके सोसाइटी में, यहाँ घुस के अगर किसी ने खिचड़ी पकाया, हथियार तो वहाँ सबके पास है, तो यहाँ घुस के किसी ने खिचड़ी पकाया ठीक से कि ये अंग्रेज़ को ठीक करो यार, ये तो तुम्हारे सिर पे बैठ के नाच रहे हैं, तो क्या होगा? होगा वही जो अंग्रेज़ जो बाकी देशों में जाके करते हैं, वहाँ जो होता है यहाँ पे भी वही होगा। भड़क जाएगा, आग फैल जाएगा, यूएस टूटने की कगार में आ जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी। और ये पिछले वाले सिविल वॉर जैसा नहीं होगा, ये और ख़तरनाक होगा, टूट ही जाएगा देश, रहेगा नहीं ये। तो उनको एक बार, ये अंग्रेज़ों को ये भी बात सोच लेना चाहिए। सोचते भी होंगे, पता नहीं, पर इनमें जो देखो, यहाँ मैं जनरलाइज तो नहीं करूँगा। अंग्रेज़ में जो आम जनता जो होते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा जो है, उनका एक बड़ा गुट ऐसे बदमाश दिमाग वाले नहीं होते, ठीक ठाक अच्छे लोग होते हैं। पर इनमें एक और बड़ा गुट है, ये तो एक बड़ा गुट हो गया जो अच्छे लोग हैं, तो जो दूसरा दी अदर हाफ, वो बड़ा वही पुराने वाले जो अंग्रेज़ का जो मिजाज है, उसी मिजाज में चलने वाले लोग हैं। नस्लवादी, नक्सलवादी नहीं, नस्लवादी, रेसिस्ट, वाइट सुप्रेमेसिस्ट, गोरा प्रधान समाज में विश्वास करते, गोरे सबसे ऊपर, और गोरों में सबसे ऊपर अंग्रेज, ये मानते हैं। तो यूक्रेन में अगर रूस हार गया तो ये जो अंग्रेज़ है ये फिर अपना पुराने जगह पे आ जाएगा, पुराने पायदान पे आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे मैंने पिछले पोस्ट में कहा था, यहाँ यूएस का हारना ज़रूरी है, हारेगा भी, हार रहा है, हर रोज़ हार रहा है। पैसा उसका बहुत घुस गया वहाँ पे, इतना पैसा घुस गया कि इसकी अपनी इकोनॉमी में क्राइसिस आ गई है, संभाल नहीं पाएगा वो क्राइसिस को। इसकी जो जीडीपी टू डेट रेशियो जो है वो बहुत ऊपर चला गया है, करीब करीब 50% के आसपास ऊपर चला गया। मतलब जितना वो खर्च करता है, जितना वो कमाता है, उससे 50% ज़्यादा खर्च कर लेता है वो हाल है। तो उससे बचेगा नहीं वो। ये जितने भी तिगरमबाजी कर रहा है ना ये ट्रंप, इसके सिर पे बंदूक रख के, उसके सिर पे बंदूक रख के, फिर मुँह की खा के फिर आता है वापस, तो यही चल रहा है इसका अभी। तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसका कोई हाल नहीं है, हाल अंदर है उसका। इनको अपनी करेंसी को रीवैल्यू करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को घटाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा उसको। इट इज़ एन ओवर इन्फ्लेटेड करेंसी, ओवर इन्फ्लेटेड बाय मैनी टाइम्स। इसीलिए आप सब जो ये सुनते रहते हो ना, दुनिया का 5वां 6ठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत, 5वां 6ठा नहीं है, तीसरा है, तीसरा, थर्ड। और उसका कैलकुलेशन है परचेजिंग पावर पैरिटी, ना कि एक्सचेंज रेट से होता है। आज की तारीख में जो ये 6ठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कहा जाता है, वो तो करेंसी एक्सचेंज रेट के बेसिस पे ही कैलकुलेट करके कहा जाता है ना। तो करेंसी एक्सचेंज रेट से क्यों कैलकुलेट करूँ मैं, मतलब ही नहीं बनता है। जो चीज़ मैं जितने पैसे में यहाँ ख़रीदता हूँ,
उतने पैसे में उनके देश में जाके तो मैं एक शर्ट का बटन भी नहीं खरीद सकता। मतलब एक आम जो खाने पीने की जो चीज़ होती है, मान लीजिए अंडे, एक अंडा आप यहाँ पे जितने पैसे दे के खरीदते हो, यही पैसा हिंदुस्तान वाली जितना अमाउंट है वो लेके वहाँ एक्सचेंज करके यूएस की करेंसी में यूएस में जाके अगर आप खरीदने जाओ उसी अंडे को, सेम अंडा, आपको मिलेगा वो? नहीं, नहीं मिलेगा। उसके आसपास भी नहीं जाएगा वो, उसका अमाउंट। कैसे जाएगा? एक्सचेंज रेट में इतना बड़ा फासला है। और वो हकीकत बयान नहीं करता वो फासला। वो हमारे कुछ आर्थिक विशेषज्ञों की कमाल है। उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल तरीके से इसको बढ़ा के रखा है। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने भी नहीं देते और नीचे गिरने भी नहीं देते। एक्सपोर्ट अर्निंग्स के साथ ये कुछ जुड़ा हुआ है कि भाई भारत का एक्सपोर्ट्स बढ़ता जा रहा है साल दर साल। तो अब जैसे रुपी की वैल्यू के मुताबिक डॉलर अगर बहुत ज़्यादा हाई है, डॉलर की वैल्यू अगेंस्ट द रुपी, और वही डॉलर अगर हम कमा के ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में लाए तो हमारे पास अर्थ ज़्यादा होगा। ये सोच है इसके पीछे। तो ये मैं तो समझता हूँ बड़ा अजीब सा ही सोच है ये। तो खैर जो भी है, वो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, गणित के आधार पे वो हिसाब लगाते हैं, जो भी लगाते हैं वही जाने क्या करते हैं वो। तो यूक्रेन की लड़ाई में रूस की तो जीत हो रही है। अब एक सवाल शायद आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि यार रूस भी तो गोरा देश है, गोरे ही है वो, है ना, गोरा है। तो यहाँ गोरे गोरे में क्यों फाइट हो रहा है? गोरे तो कालों को दबाते हैं ना, गोरे अपने गोरे लोगों को क्यों दबाएगा? तो यहाँ जैसे मैंने बताया, बाकी गोरे जो है वो अंग्रेज के खिलाफ खड़ा नहीं होता है। जो जो खड़ा हुआ वो ख़त्म हो गया। हिटलर खड़ा हुआ था, ख़त्म हो गया। नेपोलियन खड़ा हुआ था, ख़त्म हो गया, है ना। रूस खड़ा था पहले से, इसको ख़त्म नहीं कर पाया। और किसी एक समय इसी रूस को ख़त्म करने के लिए नेपोलियन ही आया था, उनका दूत बन के, एक तरह से। हिटलर भी आया था, जिन्होंने उनके खिलाफ खड़ा हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो यहाँ इस तरफ भी हाथ मारने आया था वो, गलती हो गया उनसे। ये दोनों ही अगर यहाँ हाथ नहीं मारते रूस में तो शायद आज अंग्रेज़ बचता नहीं, ख़त्म हो जाता अंग्रेज़। हिटलर को आगे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, नेपोलियन के हाथों ही ख़त्म हो जाता अंग्रेज़। उसने गलती कर दी, उसने रूस में आके गलती कर दी। खैर इतिहास है, जो हो चुका तो हो चुका। तो रूसियों ने कभी अंग्रेज़ के सामने माथा नहीं टेका। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है उनको, इन्हें दबाना है। आज बहुत लोग कह रहा ना, चीन 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 खड़ा हो गया अंग्रेज़ के सामने, यूएस के सामने। पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ, चीन के साथ है, अंदर से अंदर ही अंदर साठगांठ है। दिक्कत है भारत के साथ, भारत के साथ साठगांठ नहीं हो पा रहा है।
और भारत रूस के साथ साठगांठ कर रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 60-70 सालों से। तो इसीलिए रूस का जो हाल होगा अगर वो यूक्रेन में हार जाता है तो इसके बाद भारत का नंबर आएगा, ये याद रखना। ठीक है जी। तो यहाँ बैठे जितने लोग भी हैं, ये जो हवा के साथ बहते हैं ना, अरे रूस क्या कर रहा है, रूस इतने सालों से क्या बड़ा है, नक्शा देख के तो कुछ पता ही नहीं चलता आगे बढ़ा भी है या नहीं। नक्शा ठीक से देखना पड़ता है भाई, ठीक से देखो तो पता चलेगा। और सही जगह से खबर सुनो, खबर लो तो पता चलेगा। ये वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स का खबर और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बैठे कुछ मीडिया आउटलेट्स जो चलाते हैं वो खबर, इनकी बातें सुनोगे तो फिर वही समझ में आएगा आपको। ये याद रखना, अंग्रेज़ों के खिलाफ ही लड़ाई है और वो लड़ाई में सामने की किरदार जो है वो रूस है और रूस के पीछे हम खड़े हैं। तो रूस अगर गिर गया, रूस अगर धराशायी हो गया तो अगला नंबर हमारा, पक्की बात है। वो नहीं होने वाला है, वो अलग बात है। पर जियो पॉलिटिक्स में ये सारी एंगल्स को सोच के चलना पड़ता है। प्रोज एंड कॉन्स, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अगर मगर करना पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो अगर हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड जब था, जब यूएस की चल रही थी, अकेले उसका ही चल रहा था, तब क्या हो रहा था? तो 1999 में इन्होंने युगोस्लाविया करके एक देश था, आप में से बहुतों को पता भी नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखा है उनको पता होगा, जो इन बातों में, इन मुद्दों में दिलचस्पी लेते हैं उन्हें पता होगा। तो आज युगोस्लाविया का प्रतीक बन के रह गया है सर्बिया नाम का जो देश है वो। सर्बिया के आसपास जितने भी देश है ना, बोस्निया हर्जेगोविना, कोसोवो नाम का एक कंट्री रिसेंटली बना है, मॉन्टेनिग्रो, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बहुत अच्छा फुटबॉल टीम है उनका, है ना, स्लोवेनिया, ये सारी देश जो है ये सब इकट्ठे एक कंट्री हुआ करता था, उसका नाम था युगोस्लाविया। उसको बॉम्बिंग करके करीब 78 दिन तक कंटिन्यूअस बॉम्बिंग किया, उसको करके उसको तोड़ के उसमें से क्रोएशिया निकला। क्रोएशिया खैर पहले ही निकल गया था, अलग हो गया था वो, पर उसका जो बाकी का जो युगोस्लाविया था, बोस्निया हर्जेगोविना और कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो, सब जो थे, ये सबको तोड़ के निकाला उसमें से। उनको तोड़ना था, क्यों? वही पुराना वजह। युगोस्लाविया जो था उसमें जो मेन जो उनका जो कम्युनिटी है वो सर्बियन कम्युनिटी, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया। उतना बड़ा देश है नहीं है वो रूस की तरह, पर वो फिर खड़े नहीं रह पाए, हार गया। और आज देखो सर्बिया का हाल, छोटा सा एक देश बन के रह गया। तो इसके बाद इन्होंने लीबिया में अटैक किया है। क्यों? क्योंकि मुअम्मर गद्दाफी नाम का एक बंदा वहाँ राज करता था। मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ, और मैं उसका प्रशंसक भी नहीं हूँ, पर उस देश को उसने बदल दिया था बिल्कुल ही।
तानाशाह था और सभी तानाशाहों के तरह क्रूर भी था वो, लेकिन एक बहुत बड़ा संख्यक लीबिया के लोग उसे अपना लीडर मानता था। उसके खिलाफ दंगे भड़काए और एक विरोधी गुट को तैयार किया, सिविल वॉर करवाया, और जब इसकी फ़ौज बाहर निकले इनसे मुकाबला करने, ये विरोधियों से, जो वेस्टर्न बैक्ड, ये अंग्रेज़ों का पैसे खा के जो विरोधी बने थे, इनके खिलाफ जब इसकी फ़ौज एक्शन लेने के लिए बाहर निकला तो इनको बॉम्बिंग किया, बहुत बुरी तरीके से बॉम्बिंग किया। इसके बाद फिर छोटा देश था वो लीबिया, मतलब जनसंख्या के हिसाब से, वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा है वो, बड़ा देश है, पर जनसंख्या के हिसाब से छोटा देश। तो संभाल नहीं पाया, झेल नहीं पाया वो बॉम्बिंग। और इसके बाद इसी गद्दाफ़ी ये भाग रहा था जान बचा के अपने लोगों के साथ, अपने छोटे मोटे गिरोह के साथ, इसको पकड़ लिया और इसको वहाँ पे मारा। और वो इसकी टीवी फुटेज भी आई थी, इसकी चीख रहा है ये, इसके गर्दन में शायद चाकू घुसा दिया, या जैसे ये लोग मारते हैं कुछ उस तरीके से कुर्बानी कर दी इसकी। और इनका तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये हिलरी क्लिंटन। ये एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान बता रही, वी केम, वी सॉ, ही डाइड, बोल के बहुत एकदम वो पागलों वाली हंसी हंसा उसने। तो ऐसे करते हैं। और फिर 2011 में इन्होंने सीरिया में इंटरवीन करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जो तानाशाह था बशर अल असद, तब ये भी एक प्रकार से क्रूरता तो करता ही था, तानाशाह था, करेगा ही क्रूरता, लेकिन ये भी अपना एक बहुत बड़ा संख्यक सीरिया के लोग इसे अपना लीडर मानता था। अब वो सब सोसाइटी जो है, मिडल ईस्ट की जो सोसाइटीज़ है, इज़राइल छोड़ के जितने भी हैं, वो सब इसी प्रकार के हैं। वहाँ तानाशाही चलेगा, आज भी तानाशाही है वहाँ पे एक प्रकार से। और लीबिया तो बर्बाद हो गया, वहाँ तो अभी भी सिविल वॉर चल रही है। सीरिया में भी वही हाल है, एक आतंकवादी को बना दिया प्रेसिडेंट, और देश पूरा टुकड़ों में बट गया। तो ये हर जगह जाके यही करेंगे ये अंग्रेज, इन्हें अगर खुला रास्ता मिल गया तो आज की तारीख में ये जो ब्रिक्स बन रहा है, हाँ इसमें चाइना भी शामिल है। तो चाइना और यूएस का साठगांठ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है बहुत लंबा साठगांठ। तो चाइना इस ब्रिक्स में है और वो दिखाता है कि वो यूएस के खिलाफ है, पर है नहीं उतना, यूएस के साथ ही उसका साठगांठ है। चाइना और यूएस के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसे कहता है G2, और कोई नहीं दुनिया में, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ अमेरिका, बाकी कोई नहीं है दुनिया में, किसी को नहीं मानते वो सेटिंग है उनमें, भूलना मत। तो इनको चाहिए इस प्रकार का एक सेटिंग। बाद में चीन अकेला हो जाएगा जब, और कोई नहीं रहेगा चीन के साथ, तो फिर चीन से भी जूझ लेंगे वो, संभाल लेंगे वो चीन को। या फिर और भी कुछ सेटिंग होगा जो चीन की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूज़ करके अपने यहाँ का, अपने वहाँ तो वो कुछ बना नहीं सकते, लेबर कॉस्ट इतना हाई है, तो वो चीन से ही सेटिंग करके अपनी इकोनॉमी को चलाएगा, सस्ते में सामान मंगा के। ये ऐसा कुछ इनका प्लान चल रहा था अभी तक, कुछ हद तक अभी भी चल रहा है, और आगे शायद चलेगा जब तक चीन इनके साथ साठगांठ में रहेगा। ब्रिक्स के अंदर चाइना इज़ द एलिफेंट इन द रूम और द ड्रैगन इन द रूम, जैसे आप समझो। यूक्रेन का लड़ाई जो है, इसमें रूस का जीतना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो लीडर्स हैं,
मोदी साहब और बाकी जितने भी लीडर्स हैं, जयशंकर साहब, डोवाल साहब, अमित शाह साहब, इन सबको पता है ये बात। और सिर्फ इसलिए ये रूस की तेल खरीदी जा रही है ये बात नहीं कहूँगा मैं, ये एक पुरानी अंडरस्टैंडिंग भी है। रूस एक लोग मित्र देश कहते हैं, हाँ ठीक है, मित्र देश एक टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक पुराना एक रिश्ता चला आ रहा है रूस के साथ। वो हमेशा मित्रता का नहीं था। वो कांग्रेस के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में रूस यहाँ बहुत मनमानी करता था यहाँ पे हमारे अंदरूनी मामलों में। और ये कांग्रेस जैसे थे ये तो इनके हाथ के कठपुतली सा बन के रह गया था काफ़ी हद तक, जब सोवियत यूनियन था। पर आज की तारीख में वो परिस्थिति नहीं है। आज भारत अलग एक देश बन के खड़ा हो गया और रूस पहले का वो सोवियत यूनियन नहीं रह गया। तो काफ़ी हद तक वो बैलेंसिंग हो गया है रिश्तों में। इसी बात पे आज की इस पोस्ट को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ ये पोस्ट आपको सूचनात्मक लगा, और अगर ऐसा है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कर लीजिए। और अगर आप प्रोग्रेस पोस्ट में पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली पोस्ट्स का सूचना आपको पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।